मैं लौटूंगा संतोष जी। राकेश जी, आपने बहुत जिक्र किया, आपने उपलब्धियों की बहुत लंबी फेहरिस्त बताई कि हमने ये किया, और एक ब्लॉक प्रमुख की बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ, बस्ती 5 सीटों में से 4 सीटें सपा जीत गई। क्या हुआ, क्यों फेल हो गए यहाँ लोग, बीजेपी के लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तर प्रदेश सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा सीट मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जहाँ तक हार और जीत की बात है, तो चुनाव में या तो हार या तो जीत होती है। लोग प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास किए। अब कुछ कारण हो सकता है, उसमें मंथन हो रहा है। मंथन आगे चुनाव में हम लोग ठीक से उतरेंगे और उसको पूरा करेंगे। 24 में ठीक से पूरा पूर्ण रूप से उसको 2 गुने से जिता कर रखेंगे। प्रभु जी, यही सवाल आपसे। आप अभी सांसद साहब की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ये बीजेपी और यहाँ राज्य में बीजेपी, लेकिन डबल इंजन बस्ती में नहीं चल पाया। क्या रहा, क्या वजह रही? अभी कमियां तो मानी जाएंगी। विधानसभा के चुनाव में हम 4 सीट यहाँ लूज कर और गए। उसका इम्पैक्ट लोकसभा पर पड़ देगा। अब मैं क्या इस बारे में बताऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी से मात्र 24 से 28 हज़ार वोट कम मिला है। कहीं न कहीं से हार हुई है। कहीं हम 3000 से हारे हैं, कहीं हम 1400 से हारे हैं, कहीं हम 10,000 से हारे हैं, एक जगह हम 22-23 हज़ार से हारे हैं। पूरे पार्लियामेंट में हम 27 या 30 हज़ार वोट से समाजवादी पार्टी से हारे हैं। हारने का दुख सभी कार्यकर्ताओं को है, पार्टी नेताओं को है। अब चूंकि चुनाव है, चुनाव में तो कलेक्शन होता नहीं है, हार जीत ही होता है। और अगर हार हमको मिली है तो उस हार को हम लोगों ने स्वीकार किया है और चुनौती के रूप में भी 2024 की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। ठीक है। राकेश जी, एक बड़ा सवाल, आप अब क्या भविष्य के लिए, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम पहुंचा रहे हैं, सदर इलाके में आप ब्लॉक प्रमुख के नाते काम कर रहे हैं, क्या रोड मैप आप भविष्य में आपने तैयार किया है जो बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल सके? अभी जो हमारा सदर ब्लॉक में सड़क का निर्माण, खड़ंजा नाली, जो हमको काम करना है। इसके अलावा हमारे सदर ब्लॉक में लगभग 13-14 हज़ार आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जिनको मोदी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो योजना है, जो आजीविका मिशन का लाभ है, उनको मिल रहा है। लगभग हजारों में अपने समूह की महिलाएं जुड़ी हैं। और इसके साथ साथ गांव के अंदर, जहां तक बात है, अभी चुनाव होना है 1 साल में, हम लोग बड़े तेज़ी से विकास की तरफ गांव के अंदर कर रहे हैं। जगह जगह से लोगों से बात कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, उस समस्याओं को सुन करके समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी समस्याएं बता रहे हैं, जहां तक हम लोग कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। और जहां तक अभी आपने कहा है, चुनाव की बात किया है, तो आपसे यह हम कहना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में हम लोगों को 90,000, 92,000 वोट मिला है सभी जगह। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने आप को हार नहीं मानते, हार हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे उसका असर लोकसभा में पड़ता है। अगर आप एक संसदीय क्षेत्र में अगर आप इतनी सीटें गवा दे तो उसका इम्पैक्ट अब 2024 नजदीक है। इससे लोकसभा से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। और लोकसभा में आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आपको जानकारी मिलेगा भी अगर आप आएंगे भी, और उसके बाद चुनाव के बाद भी, कि निश्चित रूप से इस लोकसभा में माननीय हरीश द्विवेदी जी को 1.5 से और 2 लाख के बीच में, उसके ऊपर ही जीत कर जाएंगे। जो पिछला रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए हम लोग लग करके गांव-गांव जाएंगे। सदर ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है, बस्ती का सबसे बड़ा ब्लॉक सदर ब्लॉक हमारा जहां ब्लॉक है। लगभग 102 ग्राम पंचायत है, 290 राजस्व गांव है, 103 क्षेत्र पंचायत सदस्य है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो जहां तक पिछले बार जीतते थे, तो मैं यही प्रयास करूंगा इस बार इनको सदर ब्लॉक से ही लगभग 30 से 40 हज़ार का लीड दे करके भेजूंगा। विधानसभा छोड़िए आप। चलिए संतोष जी, अगर हम बात करें जीवीएम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जिस तरह आपने भी चर्चा की कि हम इस तरह के सवाल, लूट खसोट वाले सवालों का रोज फेस करते, चैलेंज हमारे लिए भी है, आपने इस बात का जिक्र किया। ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल देखिए आमदनी करता है, कमाता भी है, लेकिन आपने कोई टारगेट लेके दिया कि बच्चों में इस तरह की तालीम दी जाए जो आपके यहाँ से बच्चा पढ़े, वो भविष्य, उसका बेहतर भविष्य बन सके। ये दिमाग में कुछ आप लक्ष्य लेकर चलते? देखिए, लक्ष्य तो शुरुआत से पहले दिन ही, जैसे क्या है, हम अपने आप को माता पिता से अलग नहीं मानते। किसी भी बच्चे का माँ बाप है तो शिक्षा में हम उसके माँ बाप हैं। तो जैसे
पिता अपने बच्चे को पैदा करता है या माँ अपने बच्चे को पैदा करती तो सोचती है कि इसकी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। वो अपना पूरा प्लान करके तैयार करते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद से ही। वैसे ही जब वो बच्चा हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में जब एडमिट होता है तो उसी समय हम उस बच्चे के अंदर वो डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते हैं कि वो कल को जो भी शिक्षा में जो उसकी रुचि है, उस रुचि में वो उसको जो अधिकतम चाहिए वो हम उसको दें, ताकि वो कल को शिक्षाविद भी बन सके, नेता भी बन सके, साइंटिस्ट भी बन सके। तो हम लोग शुरुआत से ही बच्चे के अंदर सिर्फ उसको पढ़ाना ही मोटिव नहीं है, पढ़ाना एक उद्देश्य के साथ। हमारा लोगो भी आपने देखा होगा, लोगो में हमने लिखा हुआ है शिक्षा उद्देश्य प्रगति। उसका लोगो सिर्फ ये बताता है कि हम जो एजुकेशन देते हैं उसका उद्देश्य ही इतना है कि वो बच्चा या जो भी हमसे जुड़ रहा है वो प्रोग्रेस करे, उसकी प्रगति चाहे जिस डायरेक्शन में वो चाहता है हम उसमें उसको जाने के लिए मदद करते हैं। इसके लिए हम लोग समय समय पे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं। हालांकि हम किसी को डांस नहीं सिखा सकते, लेकिन हम उसको डांस सीखने की एनर्जी दे सकते हैं। हम बच्चों को खेलकूद में ले जाते हैं। हम किसी बच्चे को क्रिकेटर नहीं बना सकते, लेकिन उसको क्रिकेटर की 4 बॉल फेंक करके उसको बता सकते हैं कि वो अच्छा बैट्समैन है और वो स्टेडियम में जाकर के प्रैक्टिस करे और कल को बैट्समैन हो जाए। हम हिंदी के डिबेट के लिए बच्चे को खड़ा करते हैं। जब वो बोलता है तो उसके बोलने के बाद लगता है कि हाँ इसकी भाषा शैली अच्छी है, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम उसके पीछे टीचर्स को लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि और भी जो कोर्सेज हो सकते हैं उन कोर्सेज को आप अपने पढ़ाई में शामिल करें। तो स्कूल कहीं किसी बच्चे को पढ़ाता नहीं है, स्कूल पढ़ाने की आग जलाता है। हम हमेशा इस चीज को मानते हैं। सुकरात ने कहा था, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी मैं एनीथिंग। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, संस्कार। शिक्षा के साथ संस्कार पर भी फोकस है। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, चाहे तो वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, इस तरह की दिक्कतें बहुत सारे सामने आती हैं। लेकिन आप लोगों से उम्मीद ये लगाई जाती है, क्योंकि शिक्षक का बड़ा असर होता है, स्कूल की बड़ी भूमिका होती है संस्कार में, उस चीज पर आपका फोकस है? फोकस हम लोग का बहुत है, लेकिन उस फोकस में समस्याएं थोड़ी सी हैं। समस्याएं क्या है कि हमारे पास लिमिटेड आवर्स होते हैं। उन लिमिटेड आवर्स में एक प्रेयर या फिर कोई एक्टिविटी बेल या फिर इंटरवल, यही ऐसा टाइम होता है जहां पर हम उसको एडिशनल दे सकते हैं। अभी आप किताबों को देखिए, पहले की पता नहीं क्या किताबें थीं, अच्छी थी किताबें, हम लोग पढ़े थे। हमको आज भी याद आता है जीत की हार, जिसमें पढ़ने पे एक सदाचार की भावना सिखाई गई कि हम किसी को ठगे नहीं, और अगर करते हैं तो उसने कहा कि आप किसी को बताना मत कि ऐसा हुआ, नहीं तो लोगों की मदद करना छोड़ देंगे। इस तरह के चैप्टर्स थोड़ा कम हो गए हैं। लेकिन मैं एडिशनल की बात नहीं कर रहा हूं। एडिशनल आप इतना भी जोड़ दें कि देखिए आप 10 मिनट एक शिक्षक बोले कि बेटा अपने से बड़ों का आप सम्मान करें, दूसरों की मदद करें और कभी हाइपर ना हो, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, ये बहुत मायने रखता है आज के दौर में। बहुत नहीं, यही मायने रखता है। हाँ। बाकी चीजें बहुत मायने रखती हैं, यही मायने रखता है। आप बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा बम बनाना सीख गए और जा करके आप उसको माइंस को फोड़ने की बजाय जनता में फोड़ रहे हैं, तो शिक्षा किस काम की है वो? तो चलिए हम अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए। राकेश जी, आपको लग रहा है कि बस्ती बदल रहा है योगी सरकार के राज में? क्योंकि योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार को अभी पार्ट 2 को 1 साल पूरा हो चुका है, तो बदलाव या विकास की जो योजना है वो यहाँ धरातल पर आप लोगों को दिखती है? जहाँ तक विकास की बात है, बदल रहा है, बस्ती बदल रहा है, उसको मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन जो नारा लगाए थे भाई साहब कि खुली दुकान हमारी है और बंद दुकान तुम्हारी है, ये नारा इस समय बंद हो गई है। अगर दुकान आपकी है तो आपकी दुकान है, खुली हो या बंद हो। उनको जिनका केवल एक परिवार में पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, लड़का प्रदेश अध्यक्ष, लड़का मुख्यमंत्री, भतीजा सांसद, चाचा मंत्री, कोई ब्लॉक प्रमुख, पूरा परिवार जो उत्तर प्रदेश में कब्जा करके बैठे हुए थे, उनका आज योगी जी और मोदी जी समाप्त कर दिए हैं। और बस्ती जिले में खासकर जो लोग तांडव मचाते थे, जो जाकर के जनता को पीड़न करते थे, विकास को रोकते थे, विकास को बाधित करते थे, उनको ठीक से माननीय हरि द्विवेदी जी ने ठीक कर दिया है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बचे कुचे, अभी कुचले हुए, उनको कुचल करके ये सरकार रख देगी। अभी आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, अभी आप देखें अतीक अहमद, उनके देखे गुर्गे को किस तरह से इनकाउंटर हुआ है, जिस तरह से तांडव मचाए, सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं ये लोग सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। इनका सपना है, इनका सोच है। और एक का नारा तो आप जानते हैं, मायावती जी का नारा क्या था, उसको आप सबको सब जानकारी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक विकास की बात की है, निश्चित रूप से बस्ती जिले में आप जाइए, कौन सा रोड, राम जानकी मार्ग,
जिस मार्ग पे भगवान सीता जी राम जी लाने के गए थे, उसको कौन बनवाए? माननीय हरि द्विवेदी जी। आप कोई भी रोड उठा लीजिए, आप जाइए, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बन गया है बस्ती जिले में। जो सपना था अगल बगल जाइए, किसी जिले में नहीं होगा। यहीं जाइए, आप पुस्तकालय बना हुआ है, आप जाइए, हमको लगता है 10-20 जिले में हेरने के हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो विकास की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज बन गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, बस्ती में हुआ क्या नहीं है? जिस रोड पे जाइए, रोड पहले हम लोग जाते थे किसी रोड पर तो घंटा 2 घंटा लगता था 10 किलोमीटर जाने में। आज हमको 10 किलोमीटर जाने में लगता है 7 मिनट 8 मिनट, पहुंच जाते हैं हम लोग। पहले हम लोग जाते थे लखनऊ, यहीं से पूछे बैठे हुए सामने सारे लोग, हम लोग जाते थे लखनऊ 8 घंटा 7 घंटा 10 घंटा लगते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस हाईवे को बना करके और 2.5 घंटे में हमको लखनऊ पहुंचाते हैं। लोग मर जाते थे रास्ते में, बीमार पड़ते थे, उसी गाड़ी में 4 पहिया आता था, उसी मर जाते थे जाते जाते। लेकिन आज समय से पहुंचते हैं, आज पहुंच करके इलाज होता है और इलाज भी फ्री में है। आयुष्मान गोल्ड कार्ड बन रहा है, 5 लाख तक का आपका बीमा है। आप किसी क्षेत्र में जाइए, सबका उद्धार हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले, मैं आखिरी बार कहना चाहता हूं कि जो अभी यहाँ पर तमाम हमारे नेता बोलकर गए हैं, वह धत्त बुलाते हुए, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में देश के अंदर एक बहुत प्रचंड सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में जो अभी 80 सीट की बात हमारे माननीय सांसद जी कहकर गए हैं, निश्चित रूप से 80 सीट हम लोग जीत करके और पुनः वापसी करेंगे और पुनः हम लोग हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाएंगे। और पूरे विश्व के अंदर जो ताकतें, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो और चाहे बांग्लादेश हो, जो लोग आंखें दिखाते थे, जो लोग सोचते थे कि हम भारत को ताकेंगे तो भारत देख लेंगे तेजी से, तो भारत को हम खत्म कर देंगे, उनके आंखों में अब रोशनी समाप्त हो गई है मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी ने सोच लिया है कि ताकोगे नहीं, केवल देखोगे नहीं, केवल सोच लोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क को दफन कर दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है, मोदी जी की सोच है। प्रमोद जी, जिस तरह राकेश जी ने तो जिक्र कर दिया, बहुत सारी विकास की योजनाएं गिना दी कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन अब निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। क्या स्थिति देखते हैं बस्ती में बीजेपी की? बस्ती में 11 नगर पंचायत नगर पालिका मिला करके है, निश्चित तौर पर 11 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी सरकार के काम पर। और बस्ती में जो सांसद जी ने जो काम किया है, सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हर क्षेत्र में जनता के साथ मिल करके सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या बस्ती में हमारे संगठन के लोग हों या हमारे सांसद जी हैं, सारे लोगों ने मिल करके जनता के हितों के लिए काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत और नगर पालिका में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। संतोष जी, क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, आप लोग सफल लोग हैं, क्योंकि एक शिक्षाविद, एक अच्छे स्कूल को आप चला रहे, तो आप लोग समाज में प्रेरणा स्रोत होते हैं कि देखिए वो कहाँ तरक्की, उनका एक स्कूल चल रहा है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी मीडिया के मंच से कि देखिए अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको इस मूल मंत्र के साथ काम करना होगा? लोगों को बस इतना सा है कि पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, बस सीधा सा चीज़। हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे अपने प्रोफेशन हो, जो भी हो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव का मतलब ये है कि संभावनाएं हमेशा बनाए रखें। हमेशा अपने दिशा में जो आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की संभावनाओं को पॉजिटिव बनाए रखिए और निश्चित ही आप अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। हमने जिस समय अपना विद्यालय शुरू किया था, उस समय 3 कमरे से मैंने अपना विद्यालय शुरू किया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप कहेंगे कि आप वेल नोन हैं। ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि वेल नोन हैं, लेकिन वास्तव में जब हमने शुरू किया था तो एक छोटी सी शुरुआत थी और बस एक चीज़ थी हमारे साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, लगन थी और संभावना थी, माता पिता का आशीर्वाद था और ज़रूर जो पढ़े लिखे लोग थे उनके राय और उनके समय समय पे उनको आदेश मिलते रहे, जिनको मैं फॉलो करता रहा और धीरे धीरे करके आज हम हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अभी आगे भी बहुत आगे जाना है, बहुत लड़ाई है, ढेर सारे स्कूल खोलने हैं। हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा है कि पूरे भारत में 1000 विद्यालय खोले जाए, लेकिन अभी तो एक ही पे रुके हुए हैं। देखिए कब तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन संतोष जी, कई बार होता है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, क्या उनके लिए आपके जगह में, आपके स्कूल में जगह है या नहीं, कि बस वो सरकार की तरफ देखे? देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए तो सरकार कर ही रही है। वो 25% बच्चों को भेजती है हमारे पास RTE के तहत पढ़ने के लिए, उनको हम पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें भी खेला कर देते हैं नहीं स्कूल नहीं वाले। नहीं नहीं सर, वही मैं बता रहा हूँ। उसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक सरनीत कौर ब्रोका मैम थी, उनके पास उन बच्चों का था कि आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे। कई गार्जियंस गए वहाँ पर, जाने के बाद मेरी सीटें फुलफिल हो गई थी,
फिर भी उन्होंने जाकर के वहाँ पर उनसे कहा कि नहीं सर, जीवीएम में हमको कुछ सीटें और दीजिए, और मैडम ने सीट कुछ और अलॉट की और हम पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको पूरा सही सही बता रहा हूँ, अपने दिमाग में भी नहीं है कौन सा बच्चा ऐसा है जो आरटीई के तहत पढ़ रहा है। मेरे विद्यालय में कौन बच्चा आरटीई के तहत पढ़ रहा है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं पता करूँगा तो हो सकता है मेरे मन में कभी ऐसा हो कि उसकी शिक्षा में कहीं कमी ना हो जाए। ठीक है, तो मैं कभी जो आरटीई के तहत आते हैं उनका बस लिस्ट आता है, उनको एडमिशन कर लेते हैं। दूसरा, बस्ती में चूंकि हमने इसी समाज से लिया है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इन्हीं लोगों ने हमको आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो इनमें से किसी का भी फ़ोन अगर आ जाता है, या कोई अगर ये कह देता है, राकेश जी हैं या प्रमोद जी हैं, ये बहुत से लोग यहाँ पे सारे बैठे हुए, कोई भी अगर ये कह देता है, तो मुझे ये लगता है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन हमारे जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करने के बाद जो बचता है, उस जो हम खर्च कर सकते हैं और पैसा, उन पैसे में उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। गरीब ही नहीं, हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ती है, उसका किडनी एक निकाला गया हुआ है, पेशेंट है, फादर सपोर्ट नहीं करते, उसको हम पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चे, एक्चुअली मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट है तो थोड़ा सिंपैथी है मेरी बीमारी के लिए, तो बहुत से अभी कोविड में कई हमारे मोहल्ले में एक परिवार में एक बच्चे के पिता की डेथ हो गई, फ्री कर दिया। हमारे मोहल्ले में एक अग्निकांड हो गया था, उसमें माँ बाप दोनों एक साथ मर गए बच्चों के, उनका पूरा फ्री कर दिया। ऐसे ढेर सारे, अब गिनेंगे तो शायद हमको लगता है कि फिर हमारा करना बेकार है, तो हम करते हैं और करते रहते हैं। और आप लोगों के पास भी कोई हो तो मुझे बताइए, मेरी स्कूल की क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से हम बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए पूरा तैयार है। संतोष जी के लिए एक बार जोरदार ताली, अच्छी बात है। नहीं, स्कूल वाले सुनते नहीं है। मैं आखिरी आपसे, राकेश जी, कोई मैसेज जी मीडिया के मंच से? जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस्ती के जितने भी आए यहाँ पे, चौथे स्तंभ और पारदर्शी तरीके से बस्ती में ये लोग काम करते हैं, मैं सबको धन्यवाद देते हुए, और जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मैं निश्चित रूप से आज देश के अंदर जो गौरव हासिल किए हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ के जितने भी माननीय जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझको इस मंच पे अवसर दिया है, इस मंच पे बुलाया है, तो निश्चित सौभाग्यशाली के रूप में मैं आया हूं। तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं कि इस मंच पे हमको बुलाया आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, और मैं चाहूंगा कि आप मंच पर ही बने रहें। और अब मैं चाहूंगा हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृपया हमारे इन खास मेहमानों को सम्मानित करें ट्रॉफी देकर। संतोष सिंह जी हैं, डायरेक्टर हैं जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल के। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, एक बार जोरदार तालियां संतोष जी के लिए। प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी को भी आप ट्रॉफी देकर प्लीज सम्मानित करें। राकेश श्रीवास्तव जी ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको ट्रॉफी देते हुए, और प्रमोद जी को भी। आप तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप मेहमानों का भी बहुत बहुत योगदान है इस खास कार्यक्रम में। आपका सहयोग है, आप समाज में एक अच्छी भूमिका में है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग